Hi guys. हेलो सर। हेलो सर। मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? गुड इवनिंग सर। यस सर। चलो गाइस, अब मुझे ये बताओ कि तुमने पिछले कितने चैप्टर्स कर लिए और एग्जाम किट कहाँ तक करी है, प्लीज सारे बताओ मुझे। स्टार्टिंग विद रोहन, हर एक से मैं पूछूंगा। रोहन तुम मुझे बताओ कहाँ तक किया है, क्या किया है अभी। सर मैंने फर्स्ट 7 चैप्टर का किया था और तुम्हारे पिछले हफ्ते भी फर्स्ट 7 चैप्टर थे एग्जाम किट रोहन। सर आगे का क्या? रिवाइज करना पड़ेगा सर आगे का करने के लिए, क्योंकि कुछ नहीं तो भूल भी कौन जाता करेगा हूँ। रोहन, मुझे बताओ फिर। हु विल डू इट, मुझे बताओ। आई विल डू इट सर। तुम्हें ही करना सैटरडे पड़ेगा और ना। संडे। यस सर। तो फिर कब, थोड़ा जल्दी करो ना। ऐसे ऐसे तो सिलेबस तो खींचने को तुम साल खींच लो, कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसे नहीं, थोड़ा सा यू हैव टू स्टिक टाइट। थोड़ा सा भाग के करो, सिलेबस खींचो जल्दी। देखो मैं बताता हूँ, अगर जो भी स्टूडेंट ढीला पड़ेगा या ढीला पड़ेगी, डिले करेगा, तो होगा कुछ नहीं, उसका नुकसान होगा, क्योंकि उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चीजें भूलते चले जाएंगे और दिक्कत आएगी। लेकिन अगर तुमने सिलेबस एक बारी में अच्छे से पढ़ लिया, जल्दी से पढ़ के जल्दी से एग्जाम दे दिया, जल्दी से पास हो जाओगे। मेरा जो पास्ट अभी तक एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम जल्दी दे देते हैं उनके पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, रादर देन दो स्टूडेंट्स जो एग्जाम अपना लिख देते हैं। ठीक है, तो ये चीज प्लीज सबने करनी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। ये चीज प्लीज सारे करना। ठीक है, चलो रोहन के बाद निरंजन, तुम बताओ तुम्हारा कितना सिलेबस हो गया। सर मैं करेक्शन ऑफ एरर कंप्लीट हो चुका है, उसमें थोड़ा सा किट में प्रॉब्लम है, एक दो क्वेश्चन। अच्छा, किट में डाउट्स हैं। बीआरएस हो गया, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हाँ सर, हो गया, कंप्लीट हो उसमें किट में कोई डाउट नहीं है। गया। उसमें लगभग डाउट था सर, तो वो दाई में एक भैया है, उससे मैं कर लिया सर, हो गया। अच्छा ठीक है, ओके गुड। तान्या कितना हो गया सिलेबस? सर मेरा बीआरएस तक किट भी कंप्लीट और चैप्टर्स भी। डाउट्स? नो सर, नो डाउट। सर क्वेश्चंस थोड़े अच्छा कंफ्यूजिंग थे, लेकिन देखकर वो हो गए सॉल्व थोड़ा। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो नहीं लगा कि नहीं आता अभी? निरंजन, मैं तुम्हारा क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो तान्या, तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो गए बिल्कुल? यस सर। ठीक है। हाँ निरंजन, तो हमने डाउट बताओ जल्दी से, देन विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। सर सस्पेंस का 2 नंबर में नहीं, डाउट आ मुझे रहा सस्पेंस का नहीं, मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ पूरा। है। क्वेश्चन नंबर 18.2। कितना? 8.2। 8.2। 8 तो टेंजिबल नॉन करंट एसिड है। 18 सर, 18.2 सर। 18, ओके ओके। सस्पेंस वाले में डाउट था ना तुम्हें, वो तो 17 था इसमें, देखो। सर मेरे किट में तो 18 दिखा रहा है, वो सस्पेंस वाला सर, ये करेक्शन ऑफ एरर में तो हो गया, सब हो गया। अच्छा 18.2। या अच्छा, इसमें क्या तुम्हारा डाउट है 18.2 में? इसमें लिखा हुआ है with what will be the balance of suspense। एक सेकेंड, अरे यार। ठीक है, सो 18.2 तुम्हारा क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट विल बी द बैलेंस ऑन सस्पेंस अकाउंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट एरर रिफ्लेक्टिंग सस्पेंस अकाउंट। कि तुमने ऊपर वाली सारी एंट्रीज को ठीक करने के बाद तुम्हें बताना है कि तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या होगा। फटाफट से देख लेते हैं, चलो।
When Q's trial balance failed to agree, suspense account was open for the difference. The trial balance total were डेबिट का टोटल है इतना, क्रेडिट का है 860। को मैं कैलकुलेटर लेता हूँ। डेबिट का है 864, क्रेडिट का 860, दैट मींस डेबिट साइड ज्यादा है, तो सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा 864390 माइनस 860930, दैट मींस 3460 का हमारा सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है। पहले मुझे बताओ ये चीज क्लियर है? सर निरंजन? ये सर क्लियर है, ये क्लियर है। ठीक है, 3460 हमारा क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट, इन रिकॉर्डिंग द इशू ऑफ शेयर्स एट पार, बैंक रिसीव्ड ऑफ दिस वर क्रेडिटेड टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ दिस। कि बैंक, ये वाला वैसे हम जब शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं वहां से ज्यादा क्लियर होगा, हमने शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है इन रिकॉर्डिंग इशू ऑफ शेयर्स एट पार, बैंक रिसीड हमें आई थी इतनी की, लेकिन वर क्रेडिटेड टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एज दिस, मतलब हमने क्रेडिट कर दिया शेयर कैपिटल 330000 से। मतलब एक तरह से इसमें डेबिट करना था हमें कैश 333000, क्रेडिट करना था हमें शेयर कैपिटल 333000। कैश के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, हमने शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया इतने से, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री इसको डेबिट कर देंगे, डेबिट शेयर कैपिटल 330000 और क्रेडिट कर देंगे हम यहाँ पे हमारा सस्पेंस, ओ सॉरी, करना था क्रेडिट 333000, कर दिया 3,30,000, दैट मींस 3000 से हमने नहीं करा, तो 3000 से हम इसको क्रेडिट कर देंगे, तो क्रेडिट शेयर कैपिटल, इसकी मैं राइट रॉन्ग एंट्री करके बताता हूँ, राइट रॉन्ग, हमें करना था डेबिट बैंक 333000, क्रेडिट शेयर कैपिटल 333000। हमने बैंक के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, दैट मींस बैंक को हमने सही डेबिट किया है 333000, लेकिन शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट कितना कर दिया 3,30,000 से। सो बैंक को सही डेबिट किया है तो बैंक का कुछ नहीं करेंगे। शेयर कैपिटल लिखना था 333, हमने लिख दिया 33, तो क्रेडिट कर देंगे शेयर कैपिटल 3000 और डेबिट हो जाएगा हमारा सस्पेंस 3000। तो सस्पेंस डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा हमारा 3000। पहले मुझे बताओ निरंजन, एक एक एंट्री के साथ, ये एंट्री ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर। चलो नेक्स्ट एंट्री इसमें, नेक्स्ट इज cash of 2800 paid for plant repair was correctly accounted for in bank ledger account। मतलब हमने प्लांट रिपेयर कराया था, सो डेबिट रिपेयर क्रेडिट बैंक, हमने 2800 ये कराया था, was credited to plant asset account, गलती से हमने क्रेडिट कर दिया प्लांट एसेट को, हमने गलती से क्रेडिट कर दिया प्लांट एसेट, हमने क्रेडिट कर दिया प्लांट को 2800 से। बैंक के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, इसमें बोला हुआ है कि हमने बैंक को सही जगह लिखा था, मतलब हमने क्रेडिट बैंक करा ही था, तो क्रेडिट तो हमने बैंक 2800 करा ही था, हमने प्लांट को भी क्रेडिट कर दिया, यहाँ कुछ भी हमने डेबिट नहीं करा। तो डेबिट करना था रिपेयर, नहीं करा, तो डेबिट हो जाएगा रिपेयर 2800, क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट करना था बैंक, क्रेडिट करा है तो बैंक का कुछ नहीं करेंगे। प्लांट गलती से क्रेडिट कर दिया तो डेबिट कर देंगे प्लांट 2800 और क्रेडिट हो जाएगा हमारा सस्पेंस 5600 से। तो 5600 से हमारा सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा, तो क्रेडिट साइड पे आ रहा है 5600। ये क्लियर है या नहीं? सर क्लियर है पक्का अच्छे से? सर। चलो इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट, a petty cash balance of 500 has been omitted from the trial balance। कि petty cash का बैलेंस था, हमने वो बुक्स में से लिखना भूल गए बुक्स में, तो petty cash का बैलेंस होता है डेबिट, तो डेबिट petty cash 500, क्रेडिट कर देंगे सस्पेंस 500, तो सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है तो petty cash 500। a check of 78400 paid for purchase of motor car, मतलब डेबिट मोटर कार क्रेडिट बैंक
78400 ये हमारी एंट्री होनी थी, was debited to motor vehicle account as 87400, हमने डेबिट कर दिया मोटर कार को 87400। बैंक के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, मतलब बैंक हमने सही लिखा है। अगर यहाँ पे बैंक के बारे में बोला होता गलत है तो अलग बात है, बैंक के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, सिर्फ बोला हुआ है कि मोटर व्हीकल अकाउंट में गलत लिख दिया, तो बैंक हमने सही करा होगा 78400, तो बैंक सही है। मोटर व्हीकल लिखना था इतना, ज्यादा लिख दिया, तो 78400 माइनस 87400, तो एक सेकंड, 78400 माइनस 87400, हमने 9000 से ज्यादा लिख दिया, सो क्रेडिट कर देंगे मोटर कार 9000 और डेबिट हो जाएगा सस्पेंस 9000, तो यहाँ पे 9000 आएगा। अब हमारे को निकालना है सस्पेंस का क्लोजिंग बैलेंस, देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड का आ रहा है 12000, राइट साइड का आ रहा है 3460 प्लस 5600 प्लस 500, it is 9560 minus 12,000, so that means 2440 का मेरा सस्पेंस का बैलेंस आ रहा है। और ये अगर इस साइड पे लिखा हुआ बैलेंस, दैट मींस दिस इज डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये इधर आता है बाद में। तो 2440 का डेबिट बैलेंस विल बी माय आंसर, दिस इज माय आंसर। क्लियर हो गया। इसमें क्या डाउट क्या होता निरंजन? समझ में नहीं आ रहा था इसमें करना क्या था। सस्पेंस अकाउंट बनाना था इसमें बस। समझ गया सर। एक और है, बोलो। 18.13। वेरी गुड, 18 वेरी गुड, इसलिए क्योंकि यू आर सेइंग 18.13 नॉट 18.13। एक सेकंड दो, उड़ गया पेज। ओके, अब इसमें क्या करना है तुम्हें? क्वेश्चन इज व्हाट बैलेंस वुड बी एंटर्ड इन सस्पेंस अकाउंट व्हेन इट विल बी ओपन, के सस्पेंस अकाउंट में हमारा कितना बैलेंस आएगा? ऑन 1 October 2016 एन कंपनी हैज दिस मच ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू। ये अभी रहने दो, क्योंकि हमने शेयर्स का चैप्टर पढ़ना है। जब वो चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर होगा। अभी हमने शेयर्स का चैप्टर नहीं पढ़ा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तान्या तुम्हारा कोई डाउट नहीं है पक्का? No, sir, no doubt. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। करेक्शन ऑफ एरर्स हो गया हमारा चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स गाइस, जो ये चैप्टर है, ये कोई ऐसा इंडिविजुअल चैप्टर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस एक चैप्टर ये कोई अलग से इसमें कोई चीज हमने सीखनी है। ये चैप्टर जो है, इसमें पुराने जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी पुराने चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, उन सब का एक कॉम्बिनेशन है ये। सो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रीवियस चैप्टर्स। जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं, सब कुछ ये उनका कॉम्बिनेशन है। तो साथ साथ इस चैप्टर को करते चले जाते हैं, जो भी चीजें हमें मिलेंगी वो साथ साथ हम करते चले जाएंगे। देखो, सबसे पहले जो हमारा है दैट इज डिफरेंस बिटवीन मार्कअप एंड मार्जिन। डिफरेंस बिटवीन मार्कअप एंड मार्जिन। कॉपी में अभी जब मैं बोलूंगा तब लिखना, अभी किसी ने क्वेश्चन लिखना, सिर्फ समझना है। अब एक हमारी टर्म आती है गाइस मार्क अप, एक हमारी टर्म आती है मार्जिन। याद रखना, मार्क अप अगर लिखा हो इट मींस ऑलवेज ऑन कॉस्ट। मार्क अप अगर लिखा हो मतलब ऑन कॉस्ट, मार्जिन लिखा हो मतलब ऑन सेल्स। अगर मार्क अप लिखा हो दैट मींस ऑन कॉस्ट, मार्जिन लिखा हो मतलब ऑन सेल्स। इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स। मार्कअप अगर टर्म कहीं पे भी तुम्हें दिखे, इसका मतलब होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कि जो भी हमारी कॉस्ट है उसके ऊपर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। मार्जिन अगर कहीं भी लिखा हो इट मींस प्रॉफिट ऑन सेल्स, के जो भी सेल्स होती हैं उसके ऊपर हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी सबसे पहले यहाँ पे कुछ इक्वेशंस आती है, वो इक्वेशंस लर्न करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी आती है दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। फर्स्ट इक्वेशन हमारी आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला बताओ गाइस, तुम सबने पढ़ा हुआ है?
अरे निरंजन, तान्या, रोहन, कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला बताओ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स का। और सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, या प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये दोनों फॉर्मूले तुम सबने पढ़े हुए गाइस। अभी मैं बोलूंगा जब एफए स्टार्ट किया था, तुम्हें याद होगा हमने एफए के बचपन में ये फॉर्मूले पढ़े थे, इन्वेंट्री चैप्टर में, याद है? Yes, sir. यस सर। सबने रिकॉल कर लिया? यस सर। अब बात आती है हमारी, अगर हमें लेट से ये प्रॉफिट निकालना है, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट समटाइम्स इज गिवन इन परसेंटेज। समटाइम प्रॉफिट जो है दैट इज गिवन इन परसेंटेज। तो तुम्हें लिखा होगा परसेंटेज मार्कअप या परसेंटेज मार्जिन। अब तुम्हें समझ नहीं आएगा कि परसेंटेज मार्जिन लिखा हुआ है तो मतलब क्या होगा, मार्कअप लिखा हुआ है तो क्या होगा। तो अगर परसेंटेज मार्कअप लिखा हुआ हो, मतलब जो भी हमारी कॉस्ट है उसके ऊपर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और अगर परसेंटेज मार्जिन लिखा हो, जो भी सेल्स है उसके ऊपर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे, चलो नीचे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कॉस्ट 1 लाख, प्रॉफिट इज 25% मार्कअप। हमें लिखा हुआ है प्रॉफिट इज 25% मार्कअप। हमें क्या करना है, कैलकुलेट सेल्स, हमें सेल्स निकाल। तो हमने अभी 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 फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट हमें गिवन है 1 लाख, प्रॉफिट इज 25% मार्कअप, मार्कअप मींस ऑन कॉस्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट इज 25 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसी फॉर्मूले में जो प्रॉफिट था इट वाज 25% ऑफ मार्कअप, तो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स भी निकाल दिया। दैट मींस 25 अपॉन 100 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू सेल्स माइनस 1 लाख। तो अगर मैं यहाँ पे सेल्स निकालूंगा तो सेल्स मेरी आएगी 1 लाख प्लस 25,000, 1,25,000 मेरी आएगी यहाँ पे सेल्स। पहले मुझे बताओ ये चीज देख के ये सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो सिंपल सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसमें मैं छोटा सा एक टर्म चेंज कर देता हूँ, इसको मैं अब कैलकुलेट यहां करूंगा। सेम सिचुएशन है, मुझे यहाँ पे मार्कअप की जगह मुझे दिया हुआ है 25% मार्कअप की जगह मुझे दिया हुआ है 20% मार्जिन। हमें दिया हुआ है 20% मार्जिन, कि मार्जिन पे 20% है, मार्जिन मीन्स ऑन सेल्स। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मैं क्या कहूंगा, 25% ऑफ सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। बिल्कुल सही बात है सर, मार्जिन मतलब ऑन सेल्स। हमें गिवन है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स, सो कैन आई से 25 अपॉन 100 इंटू एस यानी सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस 1 लाख। कैन आई से दैट गाइस? यस सर। अब इस इक्वेशन को अगर मैं पूरी को सॉल्व करूं, 25 एस अपॉन 100, एस यहां माइनस हो जाएगा, तो एस माइनस 25 एस अपॉन 100 जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इट विल बी 75 एस अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 लाख। तो मेरा जो एस आएगा, एस विल बी 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 75। तो 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 75, ये आता है मेरा आंसर 133333.3। इतनी आ रही है मेरी सेल्स। देखो मैंने कुछ गड़बड़ करी है guys, रुको। अच्छा 20% है, सॉरी
मैं 25 करके 20 है ना, 20%, 20%, 80s, 80, तो ये आ जाएगा मेरा 125,000, ये आ गई मेरी सेल्स। सेम चीज है, जब मुझे मार्कअप दिया था तो मैंने कॉस्ट से आंसर निकाला था, और जब मार्जिन दिया था तो मैंने सेल्स में से आंसर निकाला था। 2 मिनट देखो इसको, 3 क्वेश्चन दूंगा, तीनों नहीं मैं बता दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन किसको करना है, एंड फिर मैं तुमसे आंसर पूछूंगा। फटाफट से इसको देख लो, इफ रिक्वायर्ड लिख लो, वैसे नोट्स में लिखा हुआ है बट कोई बात नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसी गाइस ये पढ़ लो, मुझे बता देना। Done, sir. डन सर। चलो अब मैं तुम सबको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो सबने क्वेश्चन करना है। ए ये करेगा रोहन, निरंजन, तान्या। सेल्स इज इक्वल टू 2 लाख, प्रॉफिट इज 1/3 मार्कअप, फाइंड कॉस्ट। नेक्स्ट निरंजन ने करना है सेल्स इज इक्वल टू 3 लाख, प्रॉफिट इज, या कॉस्ट इज इक्वल टू 2 लाख, प्रॉफिट इज 1/3 या 30% मार्जिन, फाइंड सेल्स। और तान्या ने करना है सेल्स 2 लाख, प्रॉफिट 20% मार्कअप, फाइंड कॉस्ट। जल्दी से तीनों मुझे आंसर करके बताओ, अपना अपना क्वेश्चन उठाओ, आंसर निकालो और मुझे बताओ।
कितना टाइम गाइस? रोहन निकला? सर मेरा 66,666 पॉइंट समथिंग आ रहा है। गलत है। कैसे निकाला तुमने बताओ? रोहन यस सर। कैसे निकाला बताओ मुझे। 1/3 सर। कुछ तो बोलो रोहन, तुम भी हो मैं भी हूँ, सेकंड ऐसे चुप थोड़ी बैठना है। इतना टाइम नहीं होता हमारे को, प्रोसेसिंग फास्ट करनी पड़ेगी तुम्हारे को। ये ACCA है, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। यू कैन नॉट टेक सो मच टाइम जस्ट टू रिप्लाई। जल्दी जल्दी बताओ रोहन, कैसे निकाला अपना आंसर तुमने? सर 1/3 इंटू 2 लाख कर दिया सर। क्यों करा 2 लाख जब यहाँ मार्कअप लिखा हुआ है? अभी बता के हटाऊं चीज, फिर सेम मिस्टेक। अभी अभी बताया मैंने, मार्कअप मीन्स ऑन कॉस्ट। ऐसे कैसे बात बनेगी रोहन? तुम तो क्लास में आता जाता क्वेश्चन नहीं ठीक कर रहे, और अभी करा के हटाऊं मैं? तो 150 शुड बी दी कॉस्ट तुम्हारे केस में। थोड़ा रोहन सीरियस हो जाओ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। F3 इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है जितना तुम लेके चल रहे हो। अगर जो चीज मैंने बताई है नहीं समझ आई, मुझसे पूछ लो कि सर मार्कअप क्या होता है। या तो पूछ लो, ये थोड़ी कि कुछ भी करने लग जाओ, क्वेश्चन देखिए कुछ भी कर लो। ऐसे नहीं करना। ओके निरंजन, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? 140 सर। कितना? 140। सुनाई नहीं दिया मुझे। 1,40,000। 1,40,000 तुम्हारी कॉस्ट अगर 2 लाख है, तो सेल्स 140 कैसे हो सकती है? प्रॉफिट इज 30%। लॉजिक्स भी देखने हैं ना हमें। सेल्स कॉस्ट से ज्यादा ही होगी ना, तभी प्रॉफिट होगा ना। तो कॉस्ट हमारी है 2 लाख, प्रॉफिट है 30% मार्जिन। तो हमारे यहाँ पे 30% मार्जिन मतलब 30/100 इंटू मार्जिन मतलब सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। तो 30/100 S इज इक्वल टू सेल्स हमें निकालनी है, कॉस्ट हमें गिवन है 2 लाख। सर तो 60,000। 60,000 भी नहीं आ सकती रोहन। ओ रोहन कह रहा हूँ, सॉरी निरंजन, 60 भी नहीं आ सकती। 30 2 अपॉन लाख 100 60,000। S माइनस S इज इक्वल टू 2 लाख। तो ये हो जाएगा 70S अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 लाख। तो S आ रहा है, सेल्स आ रही है तुम्हारी 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 70 विच इज 285714। ये तुम्हारी सेल्स आ रही है। क्लियर है नहीं? यस सर, यस सर। तान्या तुम्हारी कितनी आ रही है? कॉस्ट कितनी आ रही है? So 166,666.67. ओके, तो 20%। ठीक है, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है। चलो गाइस, ये था हमारा मार्कअप एंड मार्जिन। फटाफट से एक्टिविटी नंबर 1 मुझे करके बताओ। वैसे तो आसान ही है, ये तो आसान ही है। चलो
चलो एक्टिविटी 2 करके मुझे बताओ इसका आंसर सारे जल्दी से। इसमें हमारे दो फॉर्मूलेज यूज होंगे जो मैंने तुम्हें बताए थे, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला, एक प्रॉफिट वाला। ये दोनों फॉर्मूलेज यूज होंगे, मैं लिख देता हूं, फिर तुम बाद में बोलोगे सर आपने फॉर्मूले नहीं बताए थे। इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन दोनों फॉर्मूलेज को यूज करके मुझे बताओ परचेजेस कितनी आएंगी जल्दी से। गाइस ये वाले क्वेश्चन 2 मार्कर आते हैं, दैट मींस मैक्स यू विल हैव 4 मिनट्स टू गेट द आंसर। 4 मिनट से ज्यादा आंसर निकालोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। तो ट्राई टू सर हो सॉल्व गया। योर आंसर विद इन 4 मिनट। हाँ निरंजन, 174500 कॉस्ट इक्वल कॉस्ट ऑफ परचेज इक्वल ये टू कॉस्ट, ये परचेज परचेज है इक्वल कॉस्ट ऑफ सेल है? नहीं मैं परचेज निकाल रहा हूँ सर। और कॉस्ट ऑफ सेल, ये कॉस्ट ऑफ सेल है परचेज है पहले ये बताओ। परचेज और कॉस्ट ऑफ सेल कितना था तुम्हारा? 1,70,000। 1,70,000 तुम्हारा आया था कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। ताने हो गया ये? सर कर रही हूँ अभी। हाँ सर डूइंग राइट नाउ। रोहन, सर मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरा गलत ही आता है। क्यों गलत होता है? पता नहीं सर, फॉर्मूलेस मैंने, फॉर्मूला सही तो फॉर्मूले दिखाता है। फॉर्मूले सामने मैंने लिखे हुए हैं, बिल्कुल मैंने फॉर्मूले मेरा सामने लिखे हुए थे। हाँ परचेस आ रहा है 2,21,450। परचेज आ रहा है 2,21,450। 450 तो किसी भी तरीके से नहीं आ सकता, किसी भी तरीके से, क्योंकि कोई भी फिगर 50s में है ही नहीं। चलो एक बार चेक करते वन हैं इसमें सेकेंड कि सर, 450 नहीं, 2,25,500। नहीं, वो भी गलत है। देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। हमें दिया हुआ है वाई कंपनी ऑपरेट्स स्टैंडर्ड मार्कअप ऑफ 30%। मार्कअप मींस ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर 30%। तो हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। मार्कअप मतलब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट मतलब 30/100 इंटू कॉस्ट इज COS यानी कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। अब देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है सेल्स, हमें सेल्स गिवन है, तो कोई बात नहीं, 30/100 इंटू कॉस्ट को मैं C लिख देता हूँ इज इक्वल टू सेल्स मेरी गिवन है 221,000 माइनस कॉस्ट, ये यहां जाके ऐड हो जाएगा। सो 30/100 C प्लस C इज इक्वल टू 221,000। देन उसके बाद ये आ गया मेरा 100 LCM, ये भी तुम्हें सिखाया, तो फिर तुम कहोगे सर LCM भी नहीं सिखाया आपने। 30 100 प्लस 100 इंटू C यानी 100C
इज इक्वल टू 221,000। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा 130C अपॉन 100 इज इक्वल टू 221,000। सो देयरफॉर 22C इज इक्वल टू 221,000 into 100 divide by 130। So 221,000 into 100 divide by 130, तो ये मेरा आ रहा है 1,70,000। तो 1,70,000 मेरा आ रहा है सी, यानी कि कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे पता लग गया 1,70,000, तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ फिगर्स। तो 170 है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक मुझे गिवन है 43,000, प्लस होता है इसमें परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक मुझे गिवन है 47500। तो 43,000 माइनस 47500 वो आ रहा है -4500। तो 1,70,000 इज इक्वल टू माइनस 4500 प्लस परचेज। तो परचेज यहीं रह जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 1,74500 इज द आंसर। क्लियर है सबको? तान्या, रोहन? Yes, sir. यस सर। अब बढ़ते हैं आगे। फटाफट से मुझे एक्टिविटी नंबर 3 करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसमें जो लिखा हुआ है ओनर सैल्वेज इन्वेंट्री वैल्यूड एट दिस, मतलब इतना जो स्टॉक है वो ओनर ने सैल्वेज कर दिया था, डैमेज में डाल दिया था। तो अभी तुम इसको मत देखो कि कितना डैमेज में डाला, अभी तुम देखो टोटल क्लोजिंग स्टॉक। तुम्हें क्या निकालना है? अभी तुम्हारे को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है टोटल। जब भी तुम्हारे को ऐसा क्वेश्चन लिखा हो कि इतना ये सब कुछ था, इतना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है या इतना स्टॉक डैमेज हो गया था, उसका कुछ मत करो, कुछ नहीं करना अभी इस चीज को। कैलकुलेट तुम्हारी सारी फिगर से क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा। क्लोजिंग स्टॉक मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। Sir, 33,005. Sorry, 3,35,000. ये क्या आ रहा है तुम्हारा? Sir, 3,35,000. सर मेरा आ रहा है 3,35,000 क्लोजिंग स्टॉक। Yes, sir. 3,35,000 एक आंसर ये आ रहा है, ठीक है। हाँ, और बताओ। सर मेरा आ रहा है 532,000। कैसे आया बताओ। सर मैं यही ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक तो दिया अरे ही नहीं था, तो क्लोजिंग स्टॉक की अगाड़ी लाके कॉस्ट ऑफ सेल पे सर पहले मैं कॉस्ट ऑफ सेल निकाला 788,000। उसके बाद फार्मूला लगा दिया, फार्मूला लगा के कॉस्ट ऑफ सेल ला दिया, मतलब सॉरी नहीं, तुमने ओपनिंग स्टॉक। 788,000 कैसे निकाला? सर वही सेम जैसे इससे पहले बनाया था 125 ऊपर कर दिया, सॉरी 100/125 कर दिया, वो 9,985,000 में आ गया। अच्छा, 985,000 into 100 डिवाइड बाय 125। ठीक है, ये तो तुम्हारा कॉस्ट आ गया 7,888। ये तुम्हारा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। वेरी गुड। तो ठीक है, उसके अब बाद कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के बाद वही सेम फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ हाँ सेल्स सर हमारा आ गया फार्मूला 7,888,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। तो 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 620। या परचेज हमें दिया हुआ है 7 लाख। क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक अभी मैंने खाली छोड़ दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक जो तुम्हारा आ रहा है वो आ रहा है 532,000। पहले मुझे ये बताओ सारे स्टूडेंट्स, क्या यहां तक तुम पहुंचे हो कि नहीं? तान्या तुम बताओ, तुम यहां तक पहुंची थी कि नहीं? सर मैंने क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला यूज किया था। कौन सा? सर क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज
माइनस सेल्स। ठीक है, अगर तुम ये भी करो तब भी तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए। ओपनिंग कितना है 620 प्लस परचेज 7 लाख माइनस, अच्छा माइनस तुमने सेल्स कर दिया, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ताने तुमने क्या किया, वो जो होता है ना वो होता है यूनिट्स निकालने के लिए। दैट इज टू फाइंड आउट यूनिट्स कि कितने यूनिट्स हमारे क्लोजिंग स्टॉक में बचे हैं, कि स्टार्टिंग में कितने यूनिट्स थे, कितने यूनिट्स हमने परचेज कर दिए, कितने यूनिट्स हमने सेल कर दिए। जब यूनिट्स निकालना हो तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है इन डॉलर्स फिगर्स में, तो अभी मैंने तुम्हें ऊपर फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही फॉर्मूला हर जगह यूज होगा और यही इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स निकालने के लिए जरूरी होता है। इट्स नॉट अ फॉर्मूला, इट्स लॉजिक, कि मेरे पास स्टार्टिंग में इतना स्टॉक था, इतना मैंने मार्केट से परचेज करा, इतना उसमें से बेच दिया, तो इतने यूनिट्स मेरे बचे होंगे। ठीक है, Yes, sir. सर डैमेज वाला भी निकल गया, एक ही होगा आंसर। क्या वन होगा आंसर? यस सर। चलो अभी चेक करते हैं। नहीं सॉरी देखो सर, सेकंड होगा, 5, सेकंड नंबर होगा, सेकंड होगा सर। ओके 532000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक था। अब एक क्वेश्चन ध्यान से समझो, एग्जाम में काफी कॉमन क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस होते हैं। हमने निकाला, ध्यान से सुनना गाइस सारे प्लीज, हमने निकाला हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 532000, इतना हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जो हमने नॉर्मल कैलकुलेशन से निकाला। हुआ क्या था, ओनर ने बताया उसके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इतना जो क्लोजिंग स्टॉक था वो रिमेनिंग बचा हुआ था, बाकी स्टॉक डैमेज हो गया था। हमने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए, ओनर ने कहा है इतना स्टॉक बचा था, तो 180 स्टॉक उसके अकॉर्डिंग बचा था, तो रिमेनिंग 532000 माइनस 180, दैट मीन्स 352000, इतना स्टॉक जो है वो उसका डैमेज हो गया था, तो 352000 इज द आंसर। समझ आएगा इस? Yes, यस sir. सर। चलो अब बढ़ते हैं आगे। कॉन्फिडेंस से चलना है हमें, बिल्कुल वो टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इट जस्ट लाइक कि तुम्हारे को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ भी खास यहाँ पे नहीं है। अब नेक्स्ट आता है गाइस हमारा सेल्स निकालने का फॉर्मूला। ये वाले जो फॉर्मूले हैं क्रेडिट सेल और ट्रेड रिसीवेबल, ये बिल्कुल हमारा जो हमने पढ़ा था रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, बिल्कुल उसकी तरह है। अब हम बनाएंगे अपना रिसीवेबल अकाउंट। ये बेसिकली जो चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या है कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें पता है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो हमें बैलेंस इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी चीज से हम निकालें, वो तुम्हारे को क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। तो जैसे रिसीवेबल हमें पता है, रिसीवेबल का बैलेंस होता है डेबिट, तो ओपनिंग रिसीवेबल मेरे यहां आगे, क्लोजिंग रिसीवेबल मेरे यहाँ पे आगे। उसके बाद जो भी क्रेडिट सेल होती है इनको, वो यहाँ पे आ गई। जितना इनसे कैश आ गया, कैश रिसीव्ड, वो यहां आ गया। जितना भी हमारा इनको डिस्काउंट था, हमने डिस्काउंट इनको दे दिया था, वो यहां पे आ जाएगा। इररिकवरेबल डेट्स हमारे यहां पे आ जाएंगे। याद रखना, अलाउंस फॉर रिसीवेबल यहां पे नहीं आता, अलाउंस फॉर रिसीवेबल यहां पे नहीं आता। फटाफट से इस अकाउंट को भी सारे बना लो। मैं तुम्हारे को कुछ अकाउंट्स बना रहा हूं अभी, ये सारे अपनी कॉपी में बुक्स में अकाउंट बना लो। कॉपी में अकाउंट बनाओ ये, फिर मैं तुम्हारे को पेबल अकाउंट बताऊंगा। वो बनाने के बाद हमें कैश अकाउंट बनाएंगे, वो अकाउंट बनाने के बाद फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे।
हो गया सर। गाइस लिख लिया? Yes, sir. यस सर। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा पेबल अकाउंट। पेबल कौन होते हैं रोहन? जो पैसे देने हैं, क्या? जो पैसे देने हैं वही होता है पेएबल। किसको देने पैसे? अभी लोन लिया तो इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, या फिर क्रेडिट में लिया तो समझ नहीं पेएबल आ रहा होगा। क्या कह रहे हो। पेबल टर्म अगर लिखी हुई है इसका मतलब क्या होता है बताओ। लोन लोन लिया हुआ है उसके इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा? हाँ, पे करना पड़ेगा, या फिर कोई नहीं नहीं नहीं, पेबल मैंने हमेशा बताया रिसीवेबल पेबल। रिसीवेबल मतलब क्रेडिट सेल, पेबल मींस क्रेडिट परचेज। हमने पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट पूरा बना दिया, उसमें कहां से लोन थोड़ी, हमने उसने लोन थोड़ी लिया हुआ उनसे हमने। तुमने पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट पढ़ा था नहीं पढ़ा था? सर पड़ा था सर, वही जो हमें पैसे हमें देने हैं, जो हम परचेज वो ठीक करेंगे है, पैसे हमें देने हैं लेकिन किस चीज के देने हैं, उसके क्योंकि हमने पैसे क्रेडिट देने परचेज हैं। करी थी। हाँ तो पेबल अकाउंट हमारा क्या होगा, पेबल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा यहाँ आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हमारा यहाँ आ जाएगा, क्रेडिट परचेज यहाँ आएगा। जितना भी हम कैश उनको पे करेंगे वो कैश यहाँ पे आएगा। डिस्काउंट अलाउड जो हमने करा वो यहाँ पे आएगा। इस तरह से हमारा बनेगा पेबल अकाउंट। और तीसरा हमारा होता है कैश अकाउंट, कि कैश अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी। ये दोनों अकाउंट तुमने बनाने हैं, पहले मैं एक बार बना लूं। ये दोनों अकाउंट तुमने बनाने हैं। कैश अकाउंट में क्या क्या आ सकता है, जितना कैश आया जितना कैश गया। कैश इज एसेट, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। सो कैश में तुम्हारा आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी तुम्हारा बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी तुम्हारा बैलेंस है कैश का, जो भी गिवन है। अब क्या क्या आएगा इसके अंदर तुम्हारे को, यहां आएगा कैश सेल, देन कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कैश रिसीव हुआ। उसके बाद अदर रिसीट, कहीं और से पैसे आए तुम्हारे को। और एडिशनल कैपिटल, कि अगर ओनर बिजनेस में और पैसे लेके आया तो एडिशनल कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी। बेसिकली डेबिट साइड वो वाला आएगा जहां से कैश इंक्रीज होता है, कि जहां से कैश इंक्रीज होता है वो हमारे लेफ्ट में आएगा। राइट में आएगा जहां से हमारा कैश डिक्रीज होता है। कैसे कैसे हम करेंगे कैश परचेज, देन कैश पेड टू सप्लायर्स, देन उसके बाद कोई भी एक्सपेंस हमने पे करा है वो आ जाएगा। ड्राइंग्स, अब ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जब भी ओनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है, जब भी ओनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है अपने घर के लिए, तो बिजनेस का कैश जाता है, तो बिजनेस के लिए ये उसका कैश माइनस हो जाएगा, क्योंकि ओनर की बुक्स और बिजनेस की बुक्स हमेशा अलग बनती हैं। और लास्ट आता है कैश स्टोलन,
कि कोई भी कैश हमारा चोरी हो गया बिजनेस से, उससे भी हमारा कैश जाता है। सो बेसिकली दिस इज नॉट समथिंग जो तुम्हारी सारी आइटमें हैं, बहुत सारी आइटम्स हो सकती हैं। क्रक्स ये है जिन जिन चीजों से कैश बढ़ता है वो यहाँ आएगा, जिन चीजों से कैश कम होता है वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। दिस इज हाउ यू मेक अ कैश अकाउंट। और भी चीजें हो सकती हैं, हो सकता है कैश का यहाँ नेगेटिव बैलेंस तुम्हें दिया हो कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश वॉज क्रेडिट बैलेंस, तो तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो कुछ भी हो सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये पूरे चैप्टर का क्रक्स क्या है, मैं तुम्हें क्रक्स बताता हूँ। तुम्हारे को उन्होंने बोला है कि हमारे को ओपनिंग फिगर्स पता है, आधी चीजें अंदर की पता है, एक दो चीज नहीं पता, वो तुम निकाल के दो क्या होगी। तो तुम क्या करोगे, तुम अकाउंट बनाओगे, जो जो गिवन है वो लिख दोगे, जो भी नहीं गिवन वो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, चाहे रिसीवेबल हो, चाहे पेबल, चाहे कैश। ऐसे करके इसके क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। इसको देखो, इसको समझो, कॉपी में लिखो, फिर इसका एक आगे क्वेश्चन करते हैं।
गाइस लिख लिया है सबने? यस सर। यस सर। तान्या? चलो अब बढ़ते हैं आगे। एक्टिविटी नंबर 4, इसका मुझे आंसर बताओ क्या होगा। बी कंपनी मेंटेन्स अ कैश फ्लोट ऑफ 50। कैश फ्लोट ऑफ 50, कैश फ्लोट ऑफ 50, इसका मतलब है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश वो इतना मेंटेन करते हैं। मतलब क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश का वो इतना मेंटेन करते हैं। इन 2007 ऑल रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर वर बैंक्ड, मतलब जितने भी क्रेडिट कस्टमर से पैसे हमें आए थे वो हमने बैंक में जमा करा दिए थे। एंड आफ्टर फॉलोइंग पेमेंट्स ऑफ द हैव बीन मेड, उसके बाद हमने ये पेमेंट करी है, जनरल एक्सपेंसेस ये करे हैं, ड्राइंग्स ये की है। टोटल बैंकिंग इन द ईयर अमाउंट टू दिस, मतलब टोटल पैसे हमने बैंक में इतने जमा कराए हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर इतने इतने, हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है कि हमारी सेल्स कितनी हुई है ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान से सुनो, जितने पैसे हमारे क्रेडिट कस्टमर से आए थे वो हमने बैंक में जमा करा दी, इतना क्लोजिंग कैश हमें मेंटेन रखना है, जनरल एक्सपेंसेस गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है, टोटल बैंकिंग इन द ईयर अमाउंट, मतलब इतना पैसा हमने टोटल बैंक में जमा कराया, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें इतना इतना गिवन है, इसमें हमें निकालना है सेल्स। तो तुम इसका आंसर मत निकालो, बहुत टाइम लगा दोगे फिर प्रॉब्लम होगी। मुझे तुम बताओ कि कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। जस्ट लेट मी नो हाउ वी कैन फाइंड द आंसर, आई विल डू दैट। बताओ। लेट्स सी हु टेक द इनिशिएटिव, रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी के ऑप्शन बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे इसी तरीके के आएंगे एग्जाम में। हो सकता है 30 to 40 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आए कि तुम्हारे को घुमा फिरा के अपना आंसर देना पड़े। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई तुम कैसे आंसर दोगे। बताओ कैसे दे सकते हैं यहाँ पे आंसर। सर कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट बना के क्या होगा? सर ड्राइंग और जनरल एक्सपेंसेस क्रेडिट में एंट्री करेंगे। और ठीक है, उसके बाद फिर अच्छा, पेटी कैश फ्लोट मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी, कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के हम अपने पीरियड की शुरुआत में भी $50 अपने पास रखते हैं और एंड में भी $50 ही हमारे पास होते हैं। हाँ बोलो आगे, तुम कहते कुछ निरंजन। सर रिसीवेबल लेजर बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। अच्छा चलो एक काम करते हैं, सारे मिलके कैश अकाउंट बनाते हैं। तान्या, यू आर हियर और नॉट? Yes, sir. ओके ठीक है, चलो सारे मिलके कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश फ्लोट ऑफ 50, इसका मतलब है हमारे पास स्टार्टिंग में भी इतना कैश रहेगा, एंड में भी हमारे पास इतना ही कैश रहेगा हमेशा। यस सर। अब जितने भी पैसे क्रेडिट कस्टमर से आते हैं वो सारे हम बैंक में जमा कर देते हैं, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 4500। बताओ जनरल एक्सपेंसेस कैश अकाउंट में कहाँ आएंगे, राइट में या लेफ्ट में? सारे बताओ, डेबिट या क्रेडिट? राइट में आ गया सर, क्रेडिट The में आएगा। credit. क्रेडिट साइड पे आएंगे। तो जनरल एक्सपेंसेस हमारे हो गए 4500। ड्राइंग्स कहाँ पे आएगी, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट सर। Credit. क्रेडिट। परफेक्ट, 6250 ये भी हो गया। टोटल बैंकिंग और वर्थ इतना कि बैंक में हमने टोटल इतने पैसे जमा कराए थे। बताओ इससे हमारा कैश कम होगा या बढ़ेगा? कैश कम होगा या बढ़ेगा? Sir, कम होगा। कम होगा सर। कैश हमारा इतने से कम होगा, 28454। क्यों? हमने सारा जितना भी इतना कैश था जो हमने बैंक में जमा कर दिया, हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट, कि इतना कैश हमने बैंक में जमा कर दिया तो हमारा कैश कम होगा। यहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारे को रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कितना पैसा आया वो हमें यहां से पता चल जाएगा। सो 4500 प्लस 6250 प्लस 28454 प्लस 50 माइनस 50, सो दैट मीन्स 39204, इतना टोटल पैसा जो है वो कस्टमर से हमें आया होगा।
अब हम बना देंगे आगे अपना रिसीवेबल अकाउंट। रिसीवेबल अकाउंट में मेरे को गिवन है ओपनिंग रिसीवेबल्स वर 1447, ये है ओपनिंग रिसीवेबल। क्लोजिंग रिसीवेबल 1928। कस्टमर से मुझे आया 39204। मुझे बताओ रिसीवेबल अकाउंट में जो भी कस्टमर से पैसा आता है वो राइट साइड पे आता है कि लेफ्ट पे? सर राइट साइड, क्रेडिट। डेबिट या क्रेडिट, जल्दी बताओ। क्रेडिट सर। क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इससे रिसीवेबल कम होते हैं। सो 39204। अब यहां से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी क्रेडिट सेल कितनी है। सो 39204 प्लस 1928 माइनस 1447, दैट मीन्स 39685। इतनी मेरी होगी टोटल क्रेडिट सेल। देखो, डाउट है तो पूछो, नहीं है तो बताओ कि सर क्लियर है, सो दैट मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब बढ़ते हैं आगे। परचेज अकाउंट तुम्हारे को मैंने बता दिया था, ये सिंपल है, ये तुम कर लोगे, इसमें कुछ खास नहीं है। चलो एक्टिविटी नंबर 5, इसका मुझे आंसर बताओ क्या होगा। लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर। एक्टिविटी नंबर 5। सर अब बताओ निरंजन, क्या आंसर आ रहा है? 165880। 165880। ओके, और बताओ रोहन। तान्या। सर PNL के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम रिसीवेबल्स और पेबल्स को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालना, हमें परचेजेस निकालना है। ओके, परचेज। एंड ऐसा कुछ नहीं होता कि रिसीवेबल से पेबल माइनस कर दें तो हमारा वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, पेबल लायबिलिटी, इनका प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं है। सेल्स माइनस परचेज इज प्रॉफिट, ठीक है।
चलो मैं कराता हूँ ये क्वेश्चन सबको। सर हमें मेरा दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ बोलो रोहन। मेरा 1,44,280 आ रहा है। 1,44,280। ओके चलो चेक करते हैं। हमें परचेजेस निकालना है, हमें रिसीवेबल पेबल की इंफॉर्मेशन गिवन है। परचेजेस जो होते हैं दोज आर लिंक्ड विद पेबल। परचेजेस का रिसीवेबल से कोई लिंक नहीं होता, परचेजेस आर लिंक्ड विद पेबल। दैट मीन्स हम बनाएंगे यहाँ पे अपना एक पेबल अकाउंट। हमें बनाना पड़ेगा अपना एक पेबल अकाउंट। पेबल अकाउंट से हमारे को मिलेंगी हमारी परचेजेस। अब देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। रिसीवेबल कुछ नहीं करना, पेबल हमारे थे इनिशियल 30,000, तो 30,000 पेबल का बैलेंस यहाँ आ जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, इसका हमें कुछ नहीं करना, ये रिसीवेबल से लिंक्ड है। कैश पेड टू सप्लायर 151,400, सो 151,400 यहाँ आ जाएगा। इररिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ, ये हमारा रिसीवेबल से लिंक होता है, ये कहीं नहीं आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट कहां से मिलता है, जब हमें पैसे देने पड़ते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1,480। कॉन्ट्रा बिटवीन पेबल एंड रिसीवेबल, इससे भी रिसीवेबल हमारे कम होंगे 1,000, ये यहाँ पे आ जाएगा। ट्रेड पेबल एट द एंड, इसका हमें कुछ, ओ सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, इसका कुछ नहीं करना। ट्रेड पेबल एट द एंड 42,000, तो 42,000 के ट्रेड पेबल हैं। तो हमने पढ़ा था पेबल अकाउंट में, यहाँ पे आता है क्रेडिट परचेज, तो यहां से हमारी परचेजेस निकलेंगी। और जनरली मैंने तुम्हें बताया था हमेशा सारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होती है। तो 151,400 प्लस 1,480 प्लस 1,000 माइनस 30,000, सो दैट मीन्स 123,880। दिस शुड बी माई परचेज। एक सेकेंड, आई थिंक मैंने कुछ गलत करा यहाँ पे। 151,400, सर 19,880 आएगा, उसके बाद माइनस 30,000 क्या करिए। चीज? टोटल करके 19,5,880 आ रहा है, उसमें से माइनस 30,000 करके आ जाएगा। हाँ 165 आएगा, 165,880। मैंने मिस्टेक ये करी थी, मैंने इसको ऐड नहीं करा था क्लोजिंग वाला। ऐसा क्लियर है गाइस सबको? ऐसा यस सर। चलो अब यस सर, बढ़ते हैं ये आ गया आगे। था। ओके गुड, सो 165,880 इज द आंसर। परफेक्ट। अब नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। ये भी वैसे हमने एक तरह से कर ही लिया है, ये भी हमने कर ही लिया है। ड्राइंग सारे एक दूसरे से लिंक्ड है। चलो एक्टिविटी नंबर 6 ट्राई करते हैं। एक्टिविटी नंबर 6 कर पाते कि नहीं कर पाते, लेट्स सी। ये तुम लगा के चलो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, इससे भी टफ आ सकते हैं। इट्स लाइक वन ऑफ द एग्जामिनेशन क्वेश्चन। कुछ समझ आएगा किसी को? कुछ पता चला रूट कैसे कहां तक पहुंचना है?
यस सर। कैसे बताओ? सर इसमें कैश अकाउंट बनेगा। ठीक है, कैश अकाउंट हम बनाते हैं। कैश अकाउंट के लिए हमारे को बॉब मेंटेन्स 1000 फ्लोट्स, दैट मीन्स 1000 ओपनिंग एंड 1000 हमारा हो गया क्लोजिंग। ये हो गया। ऑपरेट्स अ मार्जिन ऑफ 20%, और इसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ द बॉब सेल्स आर फॉर कैश, मतलब वो सिर्फ कैश सेल करता है, और ऑपरेटिंग मार्जिन इज 20%। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। मुझे बताओ इसका कुछ करना है, यहाँ पे कहीं आएगा? यस सर, करना है। 52 into 100। 52 into 100? यस सर, वेजेस तो निकालना पड़ेगा ना सर पहले, पर वीक दिया है वहाँ पर। नहीं नहीं, मैं वेजेस की बात नहीं कर रहा, मैं परचेजेस की बात कर रहा हूँ। नो सर, इसका कुछ नहीं होगा। उसका कुछ नहीं ओके, होगा। नहीं परचेजेस का होगा। देखो, ऑल ऑफ द बॉब सेल्स आर फॉर कैश, मतलब वो जितनी सेल्स करता है वो सारी कैश सेल्स होती है। जितनी वो सेल्स करता है वो सारी की सारी कैश सेल्स होती है। तो मतलब हमें सेल्स चाहिए होंगी, कैश सेल होंगी, तो यहाँ पे आ जाएंगे। हमें गिवन है परचेज 20,000, और यहां बोला गया है कि ऑपरेटिंग फ्लोट मार्जिन है 20%। हमें परचेज गिवन है, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ये क्रेडिट पे है, सारी परचेज क्रेडिट पे है, तो कैश से कोई रिलेशन नहीं है इसका, कैश तो आया नहीं है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इट इज 3000, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा आ गया 19,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 19,000। हमें बोला गया है कि सेल्स जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% है, मार्जिन मतलब ऑन सेल्स, सो हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, सो प्रॉफिट है 20% ऑफ सेल्स, सो 20 अपॉन 100 सेल्स इज इक्वल टू, सेल्स हमें निकालनी है, माइनस कॉस्ट हमने अभी निकाली है 19,000। तो जब ये इक्वेशन में सॉल्व करता हूं तो सेल्स मेरी आ रही है, सेल्स यहां जाके माइनस हो जाएंगी, 80 190 इंटू 100 डिवाइड 23750 बाई सर। 80, 23750। सो 23750 की मेरी सेल्स आ रही है, और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है जितनी भी सेल्स हैं वो है कैश, तो 23750 ये आज की मेरी कैश सेल। चलो आगे कैश मेरा सेल हो आंसर। गई। स्टेशनरी है 500, एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1200। बैंकिंग, बैंक में इतने पैसे जमा कराए 12800। बॉब इज अनश्योर कि कितनी ड्राइंग उसने, अच्छा वेजेस रह गए। वेजेस ऑफ द क्लर्क वाज 52 पर वीक, देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर, तो 5200 के हमारे वेजेस हो गए। हमें क्या निकालना है कि ड्राइंग्स कितनी है। ड्राइंग्स हमें पता है, ड्राइंग्स यही आती हैं, तो देख लेते हैं बैलेंस कितना आ रहा है। सो 23750 प्लस 1000 माइनस 1000 माइनस 500 माइनस 1200 माइनस 12800 माइनस 5200, सो 4050 की मेरी जो है वो ड्राइंग्स आ रही है, बैलेंसिंग फिगर। सिंपल अकाउंट से जो फिगर थी वो मुझे निकालनी है, 4050 की मेरी ड्राइंग्स आ रही। क्लियर है सबको गाइस? यस सर। पक्का? यस सर, मेरा भी यस इतना सर। ही है। क्या? सेम है सर, मेरा मैं बनाया फिर इतना ही आंसर आया है, सेम है सर। ठीक है। रोहन, तान्या? यस सर सर। आपने सर ड्राइंग का क्या कह रहे रोहन? 4050 कैसे आया बैलेंस? टोटल ऑफ दिस माइनस दिस। ओके लेजर सर। में हमारा ओपनिंग बैलेंस हमें पता है, क्लोजिंग बैलेंस पता है, तो टोटल टैली करेगा ना। सो 24750 यहाँ आ गया, तो जो भी बैलेंस आया वो ड्राइंग्स। ओके सर। वैसे हमारा लेजर टैली नहीं करता, हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना होता है, लेकिन जब हमें बोला गया है कि क्लोजिंग बैलेंस हमारे को गिवन है, तो कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर यहां से निकलेगी। चलो ये सारा हम पढ़ चुके हैं, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। जब भी ओनर बिजनेस से गुड्स विड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी ओनर बिजनेस से गुड्स विड्रॉ करता है
तो हमारी एंट्री होती है डेबिट ड्रॉइंग्स क्रेडिट परचेज, मतलब हम परचेज में से इसको रिड्यूस कर देते हैं। जब भी ओनर कैश विड्रॉ करता है तो डेबिट ड्रॉइंग्स क्रेडिट कैश, बिजनेस का कैश गया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट ड्रॉइंग्स क्रेडिट कैश। और जब भी ओनर स्टॉक विड्रॉ करता है, जो चीज जिस चीज में हम डील करते हैं वो विड्रॉ करता है, तो डेबिट ड्रॉइंग्स क्रेडिट परचेज, तो परचेज हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। और ये जो हमारी एंट्री होती है दैट इज ऑलवेज एट कॉस्ट। एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि ओनर withdrew goods worth 30,000, sale price 40,000 for पर्सनल यूज। ओनर ने बिजनेस से 30,000 के गुड्स जो कॉस्ट थी, जिनकी सेल प्राइस था 40,000, वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करें, तो हमारी एंट्री हो जाएगी डेबिट ड्रॉइंग्स क्रेडिट परचेजेस। अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे, हमेशा कॉस्ट आती है, सेल्स प्राइस यहाँ नहीं आती। जितनी उन गुड्स की कॉस्ट है, जैसे इसका सिंपल सा मतलब तुम कैसे समझ सकते हो, जब भी तुम बिजनेस से कि कोई भी तुम्हारा रिलेटिव है, तुम रिलेटिव्स के पास जाते हो तो उससे कुछ सामान परचेज करते हो, तो हमेशा तुम उसको क्या बोलोगे कि चल तू कॉस्ट तो रख ले, प्रॉफिट मार्जिन। वो भी क्या करेगा बंदा, वो तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन छोड़ देगा, वो बोलेगा देख मैंने प्रॉफिट मार्जिन छोड़ दिया, ये मेरी खरीद प्राइस है, तो मैं खरीद पे ही तेरे को सेल कर रहा हूँ। तो ऐसे ही ओनर जब घर में चीज लेके आएगा तो वो हमेशा खरीद पे लेके आता है। ऐसा नहीं है वो बिजनेस में पैसे देता है, बट अल्टीमेटली बात वही होगी कि जो सामान उसने खरीदा था वो उसने घर के लिए खरीदा था बिजनेस के पैसों से। सो डेबिट ड्रॉइंग्स क्रेडिट परचेज 30,000। क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। चलो एक्टिविटी नंबर 7 करो। इसका मुझे आंसर बताओ, ये थोड़ी बड़ी है, रुको, इसमें क्या लिखा हुआ है। During the year ended this, Peter, a sole trader, carried out the following transaction: इतनी सेल, इतना परचेज, इतना क्लोजिंग स्टॉक, इतना ओपनिंग स्टॉक। ओके। During the year, he had withdrawn 2 units for his own use. 2 यूनिट्स अपने यूज के लिए विड्रॉ करे। Firstly, ignoring the drawings and outline trading count was as follows, कि हमने ट्रेडिंग उसमें एक हमें प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है कि उसने यहाँ पे ड्राइंग्स अभी कंसिडर नहीं की थी। इग्नोरिंग ड्राइंग्स, वो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। तो बट ये 2 पेजेस का क्वेश्चन है, ये कैसे यहाँ पे दिखाऊं मैं। चलो ये क्वेश्चन तुम होमवर्क में करना गाइस, डू दिस इन होमवर्क। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, वो एक्चुअली 2 पेजेस में है इसलिए। अब नेक्स्ट आता है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके कुछ फॉर्मुलेज हैं जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन और ये चैप्टर खत्म। ठीक है, अब वो फॉर्मुलेज क्या है, वो फॉर्मुलेज सबने अपनी कॉपी में लिखने हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अब फॉर्मुलेज क्या है, देखो, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड। कि अगर हमें इंफॉर्मेशन जो है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, इनकम्प्लीट बुक्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कि आधी इंफॉर्मेशन हमारे पास है आधी नहीं है, हमें वो आधी इंफॉर्मेशन पूरी करनी है। तो एक हमारे पास जो मेथड होता है दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड। अभी हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कर लिया, अकाउंट्स बना के भी कर लिया, कैश अकाउंट से भी कर लिया, अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड से करते हैं। तो 3-4 इक्वेशंस हैं जो सबको लर्न करनी है। अभी आई एम राइटिंग ऑल द इक्वेशंस। पहली हमारी जो सबसे कॉमन इक्वेशन है जो सबने पढ़ी हुई है, दैट इज एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सबको पता है इक्वेशन या नहीं? यस यस सर। सर। ये इक्वेशन हमने बचपन में पढ़ी हुई है, बचपन मतलब जब हमने एफ ए स्टार्ट किया था तब। दूसरी इक्वेशन हमारी आती है, याद रखना, इक्विटी इज इक्वल टू
शेयर कैपिटल प्लस क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग, शेयर कैपिटल प्लस क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग प्लस अदर रिजर्व्स। इक्विटी मतलब ओनर का टोटल पैसा कितना है बिजनेस में, दैट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमने चैप्टर पूरा भी पढ़ना है तो इसको इन डेप्थ मत सोचना, बस याद रखना शेयर कैपिटल। क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग मतलब कि टोटल प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बिजनेस में आज तक कितने हैं। देखो होता क्या है, कंपनीज जब भी प्रॉफिट अर्न करती है, कंपनी में जब भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है, लेट्स से कंपनी ने 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, तो कंपनी के केस में वो हमने आगे वैसे पढ़ना है। कंपनी के केस में क्या होता है, जो भी प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उसमें से कुछ पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और कुछ पैसा बिजनेस में रिटेन कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, कि ये पैसा हम बिजनेस में रख लेते हैं, आगे ये पैसा कभी बिजनेस की ग्रोथ के लिए लगा देंगे। लेकिन ये पैसा होता किसका है, ओनर का ही। तो इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। ये क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग मतलब कि इस टाइम तक टोटल ऐसे कितने पैसे थे, ओनर के पैसे, जो प्रॉफिट ओनर का था, जो हमने बांटा नहीं, अपने पास रख लिया, दैट इज क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग। वैसे तुम्हारे को मैं मतलब बता रहा हूं, अभी तो तुम्हारे को इक्वेशन का ही एक तरह से रट्टाफिकेशन करनी है। मतलब तुम्हारे को मैंने इसलिए बता दिया ताकि रिटेन्ड अर्निंग टर्म का तुम्हारे को मतलब बताओ कि वो अर्निंग जो ओनर की है, जो बिजनेस ने रिटेन कर रखी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी थी। दैट इज हमारा सेकंड वाला। फिर हमारी इक्वेशन आती है सी। अब यहां तुम्हारे को ये चीज क्लियर हो जाएगी, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग ये कैसे निकलती है, इट इज ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितने पैसे ऐसे रखे थे, प्लस प्रॉफिट्स अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट अगर लॉस है तो नेगेटिव, प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, अरे प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर की ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग हमारी कितनी थी, प्लस प्रॉफिट कितने हुए थे, अगर लॉस हुए थे तो माइनस, माइनस कितना हमने इसमें से डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड गिवन, कितना हमने इसमें से डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड मतलब जो मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी पैसा हम कंपनी के शेयर होल्डर को देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो कितना हमने जो डिविडेंड था वो दे दिया था शेयर होल्डर को, बाकी बचेगा रिटेन्ड अर्निंग के। इतने पैसे स्टार्टिंग में हमारे पास ऑलरेडी रखे थे, इतना पूरा साल और कमाया, उसमें से इतना पैसा हमने बांट दिया, इतना पैसा एंड में बचा हुआ है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं तुम्हारे को बताऊं, देखो अब यहां से हमारी एक और इक्वेशन क्या बन सकती है। अब इन 3 इक्वेशन से यू कैन मेक 1000 इक्वेशंस, 1000 इक्वेशंस बना सकते हो, बहुत सारी। कि क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग, ये पूरी चीज तुमने यहां डाल दी, तो इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस, ऐसे कर सकते हो, कुछ भी निकल सकते हैं। तो एक जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो यहां से बन के आएगी, वो आएगी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में हम, कैपिटल यानी इक्विटी, कैपिटल मतलब इक्विटी, कैपिटल मतलब इक्विटी, तो वो इक्विटी हम यहां डिनोट कर देते हैं, इक्विटी मतलब ये। तो वो चीज मैं यहां लिख रहा हूं, कैपिटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर कैपिटल प्लस क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग प्लस अदर रिजर्व्स। तो ये है हमारी कुछ इक्वेशंस, फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लो, टेक 10 मिनट्स, इसको लर्न करो, इसके क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर हमारा क्लोज।
Done, sir. ओके, सबने कर लिया, लर्न कर लिए फॉर्मूले सारे? यस सर। चलो अब इसका क्वेश्चन करते हैं आगे, देन ये चैप्टर हमारा क्लोज। चलो एक्टिविटी नंबर 8 ये करो और मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा। Sir, 6,000 loss. 6,000 लॉस सर। 7 से सर मेरा -6000 आ रहा है। हाँ तो -6000 मतलब 6000 लॉस। ठीक है गाइस, 6000 लॉस इज द राइट आंसर। और इसी के साथ गाइस हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, अब तुम्हारे को इस चैप्टर तक के अपने सारे एग्जाम किट के क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से करने गाइस, और बहुत ध्यान से करना, जल्दबाजी में एग्जाम किट मत करना। देखो तुमने क्वेश्चंस देख लिए, अगर कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें जरा सा भी डाउट लगे, कोई भी जरा सा डाउट लगे, तो प्लीज मुझसे या तो ग्रुप में या फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लिया। बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम किट सॉल्व करना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर टू सॉल्व द एग्जाम किट्स। अब गाइस हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, मैं तुम्हें बताता हूँ नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है। नेक्स्ट चैप्टर इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर। लेट मी जस्ट सी इस चैप्टर में क्या क्या है, कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन है, क्लियर सस्पेंस। ओके, सो ये जो चैप्टर है गाइस हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, और इस चैप्टर के तुम्हारे एग्जाम के अंदर यू कैन एक्सपेक्ट जो तुम्हारा 15 मार्कर क्वेश्चन है वो तुम्हारा यहाँ से आ सकता है। 115 मार्कर क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस चैप्टर। और तुम्हारा इनफैक्ट जब तुम F7 करोगे, F7 में भी यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम्हारे को यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इसका क्वेश्चन इसमें एक ही है, जस्ट वन क्वेश्चन इज गिवन। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हम करेंगे, बहुत ध्यान से आराम आराम से पढ़ के समझेंगे एक एक चीज। पहले हर चीज का तुम्हें इफेक्ट बताऊंगा, कौन सी चीज का क्या इफेक्ट होता है, फिर हम ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक कोशिश करना अपने सारे एग्जाम किट के क्वेश्चंस प्लीज सारे खत्म कर लेना, अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, कोई भी डाउट अगर आता है मुझसे पूछ लेना, क्योंकि जो चैप्टर हमने अभी करा उसमें डाउट्स आने के चांसेस रहेंगे। ये मत करना कि सॉल्यूशन से देख लिया, कई बार होता है सॉल्यूशन से देख के समझ नहीं आता, बस हाँ ठीक है हो गया, ऐसे ऐसे नहीं। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर कोई क्वेश्चन तुम कर रहे हो और अगर तुम्हारा आंसर गलत आया है, सॉल्यूशन से तुमने देख लिया, अगर तुम 5 डेज बाद वो दोबारा क्वेश्चन उठाओ, यू आर एबल टू सॉल्व इट। मतलब आंसर ना याद हो बट यू आर एबल टू सॉल्व इट, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द की। जितने तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे उतना ही फायदा होगा। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द ओनली की, यही चीज तुम्हें करनी है। ठीक है, सी इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज मंडे। तब तक गाइस अपने पूरे एग्जाम के क्वेश्चन जो है पेंडिंग वो प्लीज फिनिश करना। चलो बाय गाइस, टेक केयर, Bye, sir. थैंक यू सर। यस सर। बाय।